जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हर संडे हम लोग लगाते हैं हमारा प्रैक्टिस पेपर आर्मी का, जिसके अंदर आपका रहता है 4 पोर्शन। पहला जो भाग रहता है उसमें होता है आपका जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। दूसरा जो आपका भाग होता है उसके अंदर आपका रहता है जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान। तीसरे पार्ट में आपकी मैथ रहेगी और चौथा पार्ट है उसमें आपकी रीजनिंग रहेगी। ठीक है, 15-15 क्वेश्चन तो आपके बनते हैं साथियों। यहाँ पे मेरे को एक बार पेन ले लेती हूँ। अब देखिए, 15-15 क्वेश्चन तो आपके बनते हैं जीके, जीएस और मैथ्स के। ठीक है, उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग के ओनली। तो यहाँ पे हम आपका पूरा टेस्ट लगाने वाले हैं। मॉडल पेपर है ये आपका। इससे पहले भी 3 पेपर करवा दिए हैं जो लास्ट संडेज रहे उनमें। तो अगर किसी ने वो पेपर नहीं किए हैं तो वो पेपर भी कर लेना। और अब यहाँ पे जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें आपको अपने आंसर देने हैं और लास्ट में ये बताना है, ईमानदारी से बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का देख के बता देंगे इतने सही हुए उतने सही हुए। ठीक है, तो भाग पहला यहाँ पे आपके सामने है जीके का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी साथी लाइव चैट में अपना आंसर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। देखो, नदियों के उद्गम से, उनके स्थान से क्वेश्चन आते हैं। नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आर्मी में बार बार रिपीट होते हैं। आर्मी वालों को नदियाँ बहुत पसंद है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है साथियों। निम्न 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मैंने कितने पेपर में देखा है, तो मैंने 2 में देखा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। तो नर्मदा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है। उद्गम जहाँ से वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर कौन सी नदी का है ये आपको बताना है। झेलम, व्यास, चिनाब, सतलज। तो सतलज नदी का उद्गम क्या है? राज्य क्षेत्र से बाहर है। पीछे मैंने जब जीके वाली क्विज करवाई थी उसमें बताया भी था कहाँ से है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कहाँ है सतलज का उद्गम। ठीक है, ये हमारे जो पीएम साहब हैं मोदी जी, ये यहाँ पे हमारे जो देश के जवान हैं उनको मिठाई खिलाते हुए बहुत ही आनंदमय तस्वीर देख पा रहे हैं आप। तो ऐसा सौभाग्य भगवान करे आप सभी को प्राप्त हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था? दक्षिणाधिपति, पांड्य, चेर, सातवाहन या वाकाटक। तो सातवाहन के जो वंश के जो शासक थे उनको दक्षिणाधिपति कहा जाता था क्योंकि उनका वहाँ राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंशावली के आधार पर गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गुप्त वंश का अंतिम सम्राट तो कुमार गुप्त तृतीय था। कौन था? कुमार गुप्त तृतीय। अगर आपको ये पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। अगर स्थापना की बात की जाए, ठीक है, किसने की? श्रीगुप्त ने। और अंतिम शासक कुमारगुप्त। हर एक वंश का अंतिम और प्रथम शासक याद रखना है। किस शासक के काल में कौन सा युद्ध हुआ ये आपको याद रखना है। कौन सा आक्रमण हुआ किस शासक के काल में, ये सब याद रखना है। कब हुआ, कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आर्मी में बार बार रिपीट होते हैं साथियों, तो इनको याद रखेंगे। और हाँ, अगर जिसके पास आर्मी की बुक नहीं है, पूरी थ्योरी वाली बुक है अपनी फुल सिलेबस बुक, ग्रीन कलर वाली, आपको पता है ई बुक भी मिल जाएगी ओनली 30 रुपये में। और प्रैक्टिस पेपर जो बुक है उसमें सारे प्रैक्टिस पेपर हैं आपके, तो वो है 20 रुपये में। 30-20 को ज़्यादा भी नहीं रखे, भी टेक्निकल टीम के लिए रखे गए हैं क्योंकि आपके लिए बुक बनाते हैं और आगे का मैटर रेडी करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ये बुक आपको मिल जाएगी, इससे आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल्स भी आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना और टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हम क्विज़ डालते रहते हैं, तो वो रेगुलर करते रहें। या ये जो बुक है आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी रहे पर तैयारी ज़रूर करनी है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप यही बुक लो, क्योंकि मुझे मैटर इसमें सही लगता है, क्योंकि अब जो लेवल है
वो सही लगता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ। बाकी जो भी बुक आपके पास है बस ये देख लेना कि आपके लेवल की है या नहीं, उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पछुआ पवन कहलाती है। पछुआ पवन लू को कहते हैं। किसको कहते हैं? लू को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत राज्य के क्रमिक अवसान का पक्ष समर्थन करता है? तो ये यहाँ पे जो राजनीति से जुड़े क्वेश्चन भी हैं वो भी आते हैं आर्मी के सिलेबस में, आपको ध्यान भी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये थोड़ा हार्ड लेवल में ही मान सकते हैं हम, आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको। तो ये आपको जवाब देना है। अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन के जवाब भी आपने सही से कर लिए ना, तो ये मानो कि आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो जल्दी बताएं। तो मार्क्सवाद जो है वो इसका समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये जो पीडीएफ रहती है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप रिवीजन कर सकें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? 1932 में, बताएं। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। तो ये मैकडोनाल्ड जो थे, इन्होंने ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो निर्धारित किए थे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर घोषित किया? सिकंदर जो कि पूरी दुनिया को जीतने का दावा रखता था, तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को सिकंदर ए सानी कहा, यानी दूसरा सिकंदर कहा, खुद की तुलना सिकंदर से कर दी? बताएं। तो अभी अभी हिंट देती हूँ, चलो मैं, अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत में एक किरदार था अलाउद्दीन खिलजी का, तो वो अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ये इसकी नीति थी, साम्राज्य विस्तार की नीति रखता था ये, और इसने खुद को सिकंदर सानी मान लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखो, नेशनल पार्क हुए, अभ्यारण्य हुए या उद्यान हुए, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं आर्मी के अंदर बार बार, तो इसको ध्यान में रखेंगे, सभी याद कर लेंगे। जो अपनी ग्रीन वाली बुक है फुल सिलेबस वाली, उसमें एक चैप्टर मैंने यही दिया है कि आराम से आप आराम से इसको याद कर पाएँ। जितने भी इम्पोर्टेंट रहते हैं सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं, तो आराम से पढ़ लेना बुक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, क्रूगेर नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ पे है, जल्दी बताएं। तो ये आपका साउथ अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। ऑप्शंस आपके साथ में हैं। हाँ, तो शेर शाह सूरी जो शासक थे, उन्होंने नागरी लिपि का उपयोग भी किया था फारसी के साथ साथ। तो 3 नंबर ऑप्शन जो आपका क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, जीके कंप्लीट होने वाली है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार सल्तनत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया? 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया था, इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार, 7-8 बार से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, तो इसका कोई भी गलत उत्तर नहीं देगा। ऐसे जो आसान क्वेश्चन रहे उनका सही जवाब ही देना है। तो बताएं जल्दी से। तो 9 क्या होंगे? 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उत्तराखंड की राजधानी से संबंधित है, उत्तराखंड की राजधानी से, जल्दी बताएं। तो
तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून। काफ़ी से अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, मैंने करवाए हुए भी हैं। अब साथियों आपका आ चुका है भाग सेकंड, जो कि है सामान्य विज्ञान का यानी जीएस का। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत चुंबक में नर्म लोहा होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तार की कुंडली लिपटी होती है, यह तार होता है। एक नर्म लोहा होता है और उसके चारों ओर जो विद्युत रोधी तार होता है उसकी कुंडली लिपटी होती है तारों की, यह तार होता है। किस चीज़ का बना है, किस धातु का बना है, ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो है देना चाहती हूँ कि आपकी साइंस की टॉपिक वाइज रेगुलर क्लास आ रही है 12:30 बजे। अनीता सांगवान मैम जो है आपकी क्लास ले रहे हैं, तो वो क्लास आपको लेनी है ताकि टॉपिक वाइज जो है आपकी तैयारी हो जाए। उसके अलावा 12 बजे दोपहर में जो है सीमा मैम की आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आती है, वो क्लास भी आपको लेनी है ताकि तैयारी बेटर हो। चलो 16वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बताएंगे सभी साथी। हाँ, तो तांबे का तार होता है, तांबे का, कॉपर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, कौन सा है वो रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव तत्व, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरियम। अब ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करवाया हुआ है। थोरियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और नहीं पता तो मेरे सभी वीडियो देखो ताकि आपको इसका आंसर पता लग पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत किसको अवशोषित करती है ये आपको बताना है। तो अल्ट्रावायलेट रेज को ये अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? देखो, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। चालक यानी कि कंडक्टर्स, चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है। कुचालक वो होते हैं जिनमें बिल्कुल से ही विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, और अचालक वो होते हैं जिनमें किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा या ऊष्मा का क्या होता है, चालन होता है, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में। तो यहाँ पे अर्धचालक की बात हो रही है। जो चिप वगैरह आपने देखी होगी ग्रीन कलर की, जब भी कोई उपकरण आप खोलते होंगे तो वहाँ पे एक चिप रहती है, वो कौन से अर्धचालक की बनी होती है ये आपको बताना है। तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनका ध्यान रखा करें। 20 नंबर क्वेश्चन। जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? कौन सा पदार्थ जमा होता है ये आपको बताना है। देखो, जो रक्त होता है उस रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, ठीक है। अवशिष्ट यानी कि जो खराब पदार्थ होते हैं वो रक्त में जमा हो जाते हैं, तो उस वजह से वक्र जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से राइट लग जाएगा। देखो, ये जो बीमारी वाला जो टॉपिक आपका रहता है, किस वजह से क्या बीमारी होती है और क्या उसके लक्षण रहते हैं, ये सारे मैंने जो है बायो वाले पोर्शन में करवाए हुए हैं। कुछ एक टॉपिक इसमें रहते हैं, वो मैं जैसे ही टाइम मिलता है वो भी करवाऊंगी। तो ये टॉपिक पूरा कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। बैक्टीरिया और जो वायरस है, प्रोटोजोआ, इन सब से जो जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, जो उनके लक्षण हैं, ये ट्रिक के साथ मैंने बताए हुए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो ये ज़रूर देखें ताकि आप आराम से याद कर पाएँ। बहुत ही शानदार ट्रिक से बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती की रासायनिक संरचना है। मोती की रासायनिक संरचना बताएं किस प्रकार की है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मोती की रासायनिक संरचना। तो पहला जो ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? कौन सी व्याधि आनुवांशिक, मतलब ऐसा कौन सा रोग है, व्याधि मतलब रोग, डिजीज मान सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा रोग है जो आनुवांशिक है, मतलब माता पिता से संतति में आ रहा है, माता पिता से संतान में आ रहा है, ऐसा रोग जो होता है उसको हम कहते हैं आनुवांशिक। क्या कहते हैं? आनुवांशिक, ठीक है। रोग कई प्रकार के होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक, ठीक है। तो
जो है इनमें से कौन सा आपको बताना है। तो देखो, इनमें से जो हीमोफीलिया रोग होता है वो आनुवांशिक रोग होता है, और जो महिला होती है ना, महिला, वो इसकी वाहक होती है। ठीक है, महिलाएं इसकी वाहक होती है। महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है उस पर इसका जो ये सिम्टम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हो गया हीमोफीलिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा, अम्लीय वर्षा इसको कह सकते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन कौन से प्रदूषण से होती है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो एक होता है, देखो साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब पानी में मिल जाते हैं, वाष्प में मिल जाते हैं, और जब ये वर्षा करते हैं, पानी के साथ बरसते हैं, तो इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे जो पत्थर होते हैं या जो इमारतें होती है और जीव जंतु, हर एक जगह इसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। न्यूरॉन किसकी इकाई है आपको बताना है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो तंत्रिका तंत्र की, या आप कह सकते हो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। आपको मैंने एक बार करवाया हुआ है नेफ्रॉन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है। करवाया हुआ है मैंने, ये सभी बताएंगे नेफ्रॉन किसकी इकाई है। न्यूरॉन तो हो गई तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, आपको नेफ्रॉन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन होता है। अमोनिया गैस का किस प्रकार होता है, उस विधि का नाम बताना है। देखो, जो साइंस वाले छात्र हैं उनको तो पता ही होगा। जैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, सबसे पहले जो रिएक्शन हमको समझाई जाती है वो एक तो होता है जल वाली, H2O कैसे बना, और दूसरा यही है हेबर प्रक्रम। ठीक है, अमोनिया वाली। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, हेबर प्रक्रम। ये आपको जब केमिस्ट्री करवाई जाएंगी तब करवाएंगे। ये टॉपिक जो है, टॉपिक वाइज ही पढ़ा करो ताकि आराम से आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। गेहूं की चूर्णिल आसिता यानी जो पाउडरी मिल्ड्यू का कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। गेहूं की चूर्णिल आसिता का कारण क्या होता है, तो ये प्रोटोजोआ होता है। क्या कारण होता है, प्रोटोजोआ। ये जब आपको जो फसलें हैं, फसलों के रोग करवाए जाएंगे कि टोमेटो मोज़ेक रोग क्या है, पोटैटो मोज़ेक रोग क्या है, या जो लाल जो रोग हो जाता है गन्ने के अंदर, ये सब क्या है। तो ये सारे रोग फसल वाले आपको जो आपका पर्यावरण वाले टॉपिक रहेंगे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेल के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप राइट आंसर लगा लो, प्रोटोजोआ। तो टॉपिक वाइज क्लासेस ज़रूर देखते रहें, क्योंकि यहाँ पे तो आपका प्रैक्टिस सेट ही लग पाता है, इतना टाइम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। AB ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो AB वाला व्यक्ति होता है ना, AB ग्रुप वाला, वो ओनली AB ग्रुप वाले को ही खून दे सकता है। ठीक है, अब खून से पूछें तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो AB है। AB सबसे ले सकता है, बोलता है हाँ तुम भी आ जाओ मुझे दे दो, तुम भी आ जाओ मुझे दे दो, किसी को मना नहीं करेगा, सबसे ले लेगा। कौन, AB। कौन, AB, सर्वग्राही। एक होता है सर्वदाता, एक क्या होता है, सर्वदाता, रिसीवर। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वदाता। ये कौन होता है, ये होता है ब्लड ग्रुप O क्या होता है, सबको दे सकता है। हाँ तुम आए तुम भी ले जाओ, तुम आए तुम भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खजाना भरा पड़ा है, सब ले जाओ। तो ये होता है ब्लड ग्रुप O होता है सर्वदाता, सबको दे सकता है। AB होता है सर्वग्राही, सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका कि AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। दे किसको सकता है, दे तो अपने घर वालों को ही सकता है, यानी कि AB को ही दे सकता है। किसको दे सकता है, AB को ही। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है बताएं भाई। 28वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा जो है रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सायंकाल का सूर्य उतना तप्त नहीं होता जितना मध्याह्न का, यानी कि दोपहर का सूर्य होता है। इसका कारण क्या है, ये कारण आपको बताना है।
देखो कुछ जो होता है प्राकृतिक रूप से चीज़ें होती है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो तो हम जो है हमारे रेगुलर रूटीन में ध्यान रख सकते हैं कि किस कारण होता होगा। तो 29वां क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस पढ़ लीजिए, थोड़े बड़े हैं, मैं आपको टाइम देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सायंकाल के अंदर क्या होता है कि जो विकिरण है वो वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करता है। अधिक दूरी तय करने के कारण क्या होता है, उनका जो ताप होता है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता, और मध्याह्न में क्या होता है, इनकी दूरी कम होती है, दोपहर के टाइम कम दूरी होती है तो ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शाम के समय जो है विकिरण वायुमंडल में दूरी तय करने के, ज़्यादा दूरी तय करने के कारण ज़्यादा तप्त नहीं रह पाता है, यानी ज़्यादा ताप वहाँ पे नहीं हो पाता इसका। लास्ट क्वेश्चन आ गया है साथियों आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु के कारण होता है। मैंने आपको बताया अभी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इन सब के कारण जो भी रोग होते हैं उनको ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, वहाँ से ज़रूर देखना। ये लेक्चर ख़त्म होते ही, टेस्ट ख़त्म होते ही पहले तो बताओगे मुझे कितने क्वेश्चन सही किए, और उसके बाद में ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दें। तो जो तपेदिक रोग है, तपेदिक रोग है, ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपके 30 क्वेश्चन जीके और जीएस के कंप्लीट हुए हैं। अब आपको सर मैथ्स और रीजनिंग करवाएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। फिर लास्ट में बताओगे कि कितने क्वेश्चन राइट हुए। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आपको देखना है, अगर यहाँ से भाग गए तो ये मानो कि आप मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान छोड़ के हमें भागना नहीं है, मैदान पे डटे रहना है और सिलेक्शन लेके ही जाना है। ठीक है, तो अब सर करवाएंगे आपको मैथ्स। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो चैनल पे नए या वीडियो नए मतलब पहली बार देख रहे हो, तो उनको नहीं पता होगा कि हम संडे को एक आर्मी लेवल का मॉडल पेपर करते हैं। जो आर्मी में पूछे गए हो क्वेश्चंस हो या जो आने वाले क्वेश्चंस हो, इसी टाइप के क्वेश्चन, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल पेपर बनाते हैं। तो जैसे तरुणा मैम ने बहुत अच्छे से आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन करवा दिए, अब 15 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, 15 मैथ्स के और 5 आपके रीजनिंग के, तो टोटल 20 क्वेश्चंस बाकी है जो मैं आपके लिए बनाए हैं अच्छे से। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये, क्योंकि हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 31। सब लोग पेन कॉपी लेके सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू दिस एंड कोस ए इज इक्वल टू दिस, तो कोट ए ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल है, ईजी है, बहुत ईजी है। अपने को पता है कि टेन थीटा होता है, जो थीटा या ए कोई भी हो, वो होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है, अगर आप कोट पूछ रहा है तो कोट एक्चुअल में 1/10 थीटा होता है। क्या बोल सकते हो आप, 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा एक्चुअल में ये जो लिखा गया है ना, ये √2 है, ये भी नीचे वाला √2 है, तो क्या दिया है, 1/√2, 1/√2, नीचे 1/√2, कट गया, एक आ गया, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ये 2 गलत लिखा गया, 2 ये। ठीक है, इजी था, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा, स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को। ओके, 32 कर रहे हैं। यदि 2 की पावर 1/2, मतलब √2 है ये, √2 अगर इतना हो तो 2/9 की पावर 1/, मतलब ऐसा कुछ है ये, इसका मान अपने को बताना है। आसान है, सब लोग सोल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्मी में। तो 2/√9 ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। √2 1.414 दिया है, और √9 कितना होता है, 3, तो 3 का भाग दे दो, 0.412, 7 21, 1 4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपना सही। एक बात बता दो, वहाँ पे गोला सही से भर के आना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। आप सोचोगे मैं 10 क्वेश्चन सही करके आया था, पर मेरे तो 10 क्वेश्चन सही नहीं दिख रहे, क्योंकि आप गोला भरने में गड़बड़ कर देते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। 18:10 बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच। अच्छा, ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला है
कि 18:10 किसको बोलते हैं? 6:10। ये एक 24 आवर्स वाली घड़ी होती है ना, एक दिन में अगर 24 घंटे हो तो 18 किसको बोलते हैं? 6 बजे को बोलते हैं। तो जो आवर्स वाली और मिनट वाली सुई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल पूछा है। अच्छा, टाइम एक बार लिख लेते हैं, कहाँ पे है ये? 1 सेकेंड। ये 12 होता है, ये 6 होता है, और ये 3 होता है, ये 9 होता है। पता है आपको? सबको पता होगा। ओके, 18:10 तो यहाँ कहीं 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो 18 बज गए मतलब 6 बज गए, 6 से थोड़ा सा आगे होगा। ओके, 10 मिनट मतलब बड़ी वाली सुई जो मिनट वाली है यहाँ पे होगी। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ बता देता हूँ कि जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखना, मिनट वाली सुई। तो देखो, 5, 5, 10, 5 या 15, 5 का 20 मिनट हो गई। यहाँ 20 मिनट हो गई ना इनके बीच में। तो 20, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 20 मिनट में 20 × 6, 120 डिग्री का कोण। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड चीज़ है। 1 मिनट में एक जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मैं कैसे आता है ये पीछे वाले मॉडल पेपर में आपको करके दिखाया था। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 5000 का 5%, 5000 का की जगह गुणा लगा दिया करो। 5%, परसेंट का 5 ऊपर लिख दिया, परसेंट मतलब 100 होता है। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए। 50 को 5 से गुणा करेंगे 250। ऑप्शन नंबर सी, आसान था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सभी को, इजी है, पढ़ो। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताओ। इस क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लिश वालों के लिए एक एग्ज़ाम हुई जिसमें ओनली 65% पास हुए, और जो फेल हुए वो परसेंटेज नहीं बताया, यहाँ पे ओनली नंबर बताया 420। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे वो बताया, या एग्ज़ाम देने वाले कितने थे। ठीक है, कुल परीक्षार्थी 65% उत्तीर्ण हुए। देखो, उत्तीर्ण अगर अपने 65 हुए हैं परसेंट में, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? टोटल तो 100 ही होते हैं। तो अनुत्तीर्ण हो गए अपने 35%, राइट। 35% अपने अनुत्तीर्ण हो गए। अब बताए अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या जो 35% है ना, किसी नंबर की, मान लो वो x है, टोटल परीक्षार्थी मान लो x है, वो कितना है? 420। ठीक है, टोटल x थे, उनके जो उत्तीर्ण हुए वो 35%, वो बताया 420 के बराबर है। ओके, अब इसको वजर गुणा कर दो। ठीक है, x = 420 गुणा 100/35। काटना आता है? चलो मैं काट के दिखा देता हूँ। ये 7 से कटेगा, 7 5 35, 7 6 42, 0 6000। ये हो गया 5 दूनी 10 20, 6 दूनी 12 और 2 0। तो ऑप्शन 2 सही होगा। सब ने कर दिया होगा, आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 27, 63 और 72 का एलसीएम 7, मतलब एलसीएम आपको पता ही है कैसे लेते हैं, नहीं लेना आता तो मैं सिखा देता हूँ। जितने भी नंबर दिए हो ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 2 से 27 में जाता है, नहीं जाता, लिख दो पूरा। 63 में जाता है, नहीं जा रहा, 63 पूरा। 72 का 2 का जा रहा है 36 बार, 2 का फिर दे दो, ये 18 बार जाएगा, ये जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा। चलो 18 में फिर जा रहा है 2 का, कितना? ये 27 में जाएगा नहीं, 63, ये 9 बार। फिर 2 का किसी में नहीं जा रहा, 3 का दे लेते हैं, तो इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 21 हो गया, ये हो गया 3। फिर 3 का डिवाइड करो, 3 7 1, फिर 3 से करो 1
7 1, फिर 7 करो, जब तक 1 1 1 सब जगह नहीं आए पीछा नहीं छोड़ना। फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कि ये कितना हो गया 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 24 इंटू 3 72 72 इंटू 21 7 या 21 होता है ना। तो 72 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 11 और 5 1 1 5 1 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 2 4 7 14 7 4 11 1 5 1 2, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सिंपल था। एलसीएम लेते हैं ऐसे ही कि पहले छोटी से छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं जब तक 1 1 1 नहीं आ जाए, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करना है और ये यहाँ पे x मान लो या ये क्वेश्चन मार्क मान लो, उसका मान बताना है। ऐसा कुछ है 27.06 इंटू 25 माइनस x इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो x इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये इधर ले आते हैं, ये इधर ले जाते हैं, अचर को एक तरफ रखते हैं, चर को एक तरफ रखते हैं। तो 27 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 27.06 गुणा 25, ये इधर जाके माइनस का 600 बराबर x ही तो निकालना है। तो इसको गुणा करके इसमें से घटा लेना, वैसे मैं 25 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो 25 कॉमन पे 27.06 माइनस 25 कॉमन लेने पे ये कितना आएगा 25 दूनी 50 50 10 24, तो ये हो गया 3.06 इंटू 25, ठीक है। 150 25 ठीक 150 होते हैं, ठीक है। 25 75 और 76, तो ये आ गया ऑप्शन फोर्थ, अपना उत्तर आ गया। आसान था, ऐसे ही करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 38 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करना है, देखो पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ सबसे पहले, 0.001 है ना, गुणा में 1 2 3 4 0 है। तो पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद के नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 है, तो 1/1 के आगे 3 0 लगा दो, गुणा में 4 0 वाला आगे पड़ा था, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, उत्तर आ गया 10। ऑप्शन सेकंड सही हो गया, ठीक है। आसान था। अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, एक को 65% वैध वोट, मतलब क्या हुआ कि एक वोट हुआ, एक चुनाव हुआ, वहाँ पे जो 2 लोग लड़े थे चुनाव, एक को क्या फिर जो 55% वैध मतलब वैलिड वोट है 55%, 20% वोट अमान्य थे टोटल में से, यदि कुल वोट इतने हुए। ओके, एक बात देखो कि बता रहा है कुल वोट 7500 पड़े, जो टोटल वोटिंग हुई थी ना वो कितनी हुई थी 7500 की। 20% अमान्य मतलब 80% ही सही हुए उसमें से, तो 80% कितना हो जाएगा 7500 का, वही तो सही वोट हुए, बाकी तो खराब हो गए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 8 5 40 40 का 0 4, ठीक है, और 8 7 56 और 6 60,000 6,000 वोट सही थे, ठीक है। अब बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट कितने, अच्छा ये चलो कोई बात नहीं। अब देखो 20% अमान्य थे तो 60% तो मान्य थे, वैलिड वोट 80%, तो 80% ज्ञात कर लिया। मतलब ऐसा मानो कि आप टोटल 6,000 वोट थे, उसमें से एक को 55% मिल गए, तो दूसरे को कितने में, टोटल तो 100% होता है ना, 100 में से 55 माइनस कर लो तो 45% बचा, तो 45% दूसरे को मिलेगा। किसका 45/100 गुणा 6,000 का, 2 0 से 2 0 काट लो, 0, ठीक है, 6 5 30 3 6 चौका 24 25 26 27, तो ये 2700 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन
फर्स्ट में है, मिल गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों का आंसर आ भी रहा है, मैं देख रहा हूँ, सब लोग अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि दो रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती है तो बताएं कि पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। ओके, इंग्लिश वालों के लिए दो ट्रेन है, उनकी जो स्पीड है उनका रेशियो दिया है। पहली जो ट्रेन है वो बताती है कि 5 घंटे में 400 किलोमीटर चली जाती है, तो पहली की स्पीड कितनी हो गई, सॉरी सेकंड की स्पीड हो गई 400/5, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी चल रही है। ठीक है, तो पहली की स्पीड पूछ रखा है, तो पहली है 7, ये तो 7/8 गुणा 80, ठीक है, तो 10, पहले की स्पीड होगी 70, तो 7:8 आ भी रहा है, तो ये सिंपल सा था। दूसरी की स्पीड निकालेंगे क्योंकि टाइम और दूरी दोनों दे रखी है। फिर जो रेशियो है वो जिसका पूछ रहा है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे, ऐसे करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सबको दिख रहा है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो बताएं उस रेलगाड़ी की गति के। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देता है, ट्रेन की लंबाई दे देता है, फिर बोलते हैं कि लास्ट बोगी उस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कोई इंसान खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसको एक तेज़ गति से आती हुई एक ट्रेन है, वो पार कर जाती है। उस ट्रेन की लंबाई दी गई है और कितने सेकंड में वो उसको पार कर लेती है वो दिया है, तो क्या निकाल नहीं सकते स्पीड? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड अपनी क्या होती है, दूरी बटा समय होती है, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो दूरी कितनी है 120 मीटर, समय कितना है 10, तो कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड, ये तो स्पीड हुई, तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन नंबर, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। ओ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल साधारण ब्याज भी पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये पूछ रहा है, जो भी देता है पहले तो वो लिख दिया करो। समय दिया है अपने को और तो कुछ नहीं दिया, समय दिया है 15 साल। चलिए अब बोल रहा है 2 गुना हो जाती है, मतलब जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन वो मूलधन का 2 गुना हो जाता है, यही तो है। ओके, अब अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इंग्लिश वालों की एक सिंपल इंटरेस्ट की अपने को रेट ज्ञात करनी है, रेट बतानी है कि कोई जो एक प्रिंसिपल है वो 15 ईयर्स में अपना ही 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये PRT/100 सूत्र होता है, सबको ही पता है। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अपना, मिश्र धन माइनस मूलधन ही तो होता है, तो इसको आप मिश्र धन माइनस मूलधन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, मिश्र धन माइनस मूलधन एक बड़ा हो रहा है, तो मैं मिश्र धन को y लिख देता हूँ और मूलधन को x लिख देता हूँ। तो मिश्र सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो y माइनस x, आसान है। ठीक है, अब मूलधन की जगह x लिख रहा हूँ, दर अपने को ज्ञात करनी है, चलो दर ही लिख देता हूँ, समय 15 है बट्टे में 100। ठीक है, अब देखो और क्या दिया अपने को, अपना ही 2 गुना, y बता रखा है 2x हो जाएगा, तो y की जगह 2x लिख दो, इसकी जगह 2x लिख दो, 2x माइनस x बराबर 15x गुणा दर बट्टा 100। ये 2x माइनस x कितना हो गया x, तो x से x कट गया, तो दर आ गई अपना, ये वजर गुणा कर लो 100/15, 100/15, 100/15 मतलब 100 में 15 का भाग देना, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20/3 कितना होता है 6/2/3, ये तो होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, अच्छा ये थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो गया, 6/2/3% है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो गया। बहुत लोगों का आ गया होगा, कई लोग इसमें ट्रिक भी अपनाते हैं, अच्छी बात है अगर आपको ट्रिक याद नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कोई ट्रिक का बहुत मतलब आर्मी के लिए स्पेशल ट्रिक का कुछ बनाएं,
अगर आपको ट्रिक याद है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक नहीं रटनी है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये रहा, 88 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए एक पहिया 100 चक्कर लगाता है, तो बताइए पहिए का व्यास कितना है। इंग्लिश वालों के लिए 88 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक टायर है वो 1000 राउंड करता है, तब वो दूरी मतलब 88 किलोमीटर वो कर पाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है जो टायर है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर पूछ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। अब देखो 88 किलोमीटर जाने में उसको 1000 चक्कर लग रहे हैं, 1000 राउंड लग रहे हैं ना, तो एक में कितना हो गया 88 किलो। अच्छा, एक तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो मीटर हो गया 1000 से गुणा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। आपकी जो रनिंग हुई थी वो 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें 1000 का भाग दे दो, क्योंकि 1000 चक्कर का था वो, तो एक चक्कर में ज्ञात करना है ना, तो 3 0 से 3 0, ये हो गया 88, मतलब 88 मीटर, 88 मीटर वो एक चक्कर में पार करता है। अब आपको पता है कि जो पहिया होता है वो पूरा पहिया जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, मान लो यहाँ पहला पॉइंट था, तो ऐसे जब स्टार्ट होता है तो ऐसे पूरा टच होता 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 पूरा पहिया टच हो जाता है ना, होता है ना पूरा पहिया टच। इसका मतलब कि एक जो चक्कर लगाता है ना वो उसकी परिधि है, परिधि, पेरीमीटर इंग्लिश वालों के लिए पेरीमीटर है, वो कितनी है, परिधि 88 मीटर। और अपने को पता है पेरीमीटर वर्त का परिमाप क्या होता है या परिधि क्या होती है, ठीक है। वो फॉर्मूला रटना, वैसे रट सकते हो, वैसे याद ही होगा सबको, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 88 दे रखा है, सिंपल बन गया अब क्वेश्चन, 2 पाई आर बराबर 88, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। 2 पाई आर बराबर 88 है, तो यहाँ से क्या अपन 2r नहीं बता सकते। मैं 2r क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को व्यास निकालना है, त्रिज्या नहीं निकालनी। बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ से जो भी r आएगा r की वैल्यू चिपका देते हैं, आंसर में वो मिल भी जाती है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे डायमीटर पूछा है, त्रिज्या पूछी नहीं है, मतलब डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछी इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए यहाँ पे व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछी। तो बेसिकली अपने को 2r निकालनी है, गुणा में पाई है बराबर 88, पाई इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 88 बट्टा पाई, पाई क्या होता है 22 बट्टा 7, तो 88 बट्टा 22 बट्टा 7, 22 4 बार, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा 7 28, 28। अब r निकालोगे तो ये 14 आएगा, 14 आपको देखो ऑप्शन में भी दिया है, आप फट टिक मारोगे, ठीक है। बट वो 2r पूछ रहा है, 28 उत्तर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते। इस टाइप की गलतियां मत करना, नहीं बाद में बहुत दुख होता है कि ये तो आता हुआ गलत करके आ गया। 44 बहुत लोगों के साथ हुआ है, चलो कमेंट करो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत बार होता है ना। ये देखो लोग बोल रहे हैं यस यस। x² - 8 बराबर 0, इसको थोड़ा सा x बताना है, कुछ नहीं बताना, x बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, ऐसा करते हैं ना अपने। ओके, तो क्या करेंगे इस केस में, x² को एक तरफ, 8 को उधर ले जाएंगे, x आ जाएगा √8। जब रूट को हल करते हैं, अगर 8 को आप देख पा रहे हो तो 2 गुणा 4 लिख सकते हो, या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दो, तो 2 गुणा 2 को तो बाहर लेंगे, तो 1 2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस का क्या हिसाब है, ये 2√2 ही लिखा है एक्चुअल में, ठीक है। अब जब x² हटता है ना, तो एक प्लस की वैल्यू बचती है, एक माइनस की वैल्यू बचती है, ठीक है। जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो ये प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, हमेशा हमेशा अपने प्लस ही बता देते हैं, पर 2 वैल्यू आती है, तो ये अपना ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा वैसे। एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा। ओके, ये कोई लाइन है, इसके एक ही तरफ कोई बिंदु है, तो इस पे मतलब जो भी एंगल होंगे उनका योग अधिकतम कितना हो, तो 180 डिग्री होता है। ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, वो याद भी कर सकते हो कि एक लाइन की एक तरफ से कोई मिलाने वाले अधिकतम कोण, सभी कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है।
स्टैंडर्ड है, बहुत लोगों ने कर भी दिया एंड टू एंड। ठीक है, क्वेश्चन 45 मतलब 15 क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन डी में, आपके आर्मी में भी ऐसे ही सेक्शन दिया होता है। ठीक है, ये रहा सेक्शन डी रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 46, बी डी जी एच ओ क्यू टी यू। अच्छा, ये तो इंग्लिश के बीच में गैप वाला दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा है? बी और डी के बीच में कितना गैप है? डी और जी के बीच में कितना है? जी और एच के बीच में कितना है? ठीक है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलो आप देखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट नहीं, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ मैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसमें सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देखो बी और डी के बीच में सी आ रहा है और डी आ जाता है, मतलब एक बीच में छूटा हुआ है, एक छूटता है बीच में। ओके, डी के बाद में ए बी सी डी ई एफ 2 है, तो 2 छूटे हुए। जी के बाद में डायरेक्ट 0, ये तो 1 था, ये 2 है, 0। ऐसा ही कुछ आगे आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। इसके बीच में क्या गैप है, इसके बीच में क्या गैप है, इसके बीच में क्या गैप है? ओ और क्यू के बीच में ओ पी आता है, मतलब 1 का गैप आता है। क्यू आर एस 2 आ रहे हैं, 2 का गैप। टी और यू लगातार आ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ आगे नज़र आ रहा है मुझे। तो आपको नहीं आ रहा क्या? आपको भी आ जाना चाहिए। इनके बीच में और इनके बीच में, इनके बीच में भी वही गैप मिलेगा। तो इस टाइप का गैप वाला कोई आपको दिख रहा है? लास्ट में जो ये है, ये लगातार देखने हैं। जे के एल एम ये भी लगातार है, डी एक्स वाई वाई जेड ये भी लगातार है, वाई एक्स ओके ओके ये दिख गया मुझे। ठीक है, आपको भी दिख जाएगा। मतलब इस टाइप का आपको 1 2 0 का गैप है, वो वाला सॉल्व करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, असंगत को छांटिए। असंगत का मतलब होता है कि जो इसमें मैच नहीं हो रहा हो वो बताओ। ठीक है, 4 12, 4 और 12 प्लस 8 हो रहा है। नेक्स्ट 8 और 16 कितना हो रहा है? प्लस 8 हो रहा है। नेक्स्ट 14 और 24 प्लस 8 हो रहा है, नहीं हो रहा, प्लस 10 हो रहा है। 6 और प्लस 8 हो रहा है, मतलब इसमें प्लस 10 हो रहा है। ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 48 नंबर, 1 49 121 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 289। तो इसमें आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है। 1 की स्क्वायर लिखी है, फिर 49 को 7 की स्क्वायर बोल सकते हैं, 121 को 11 की स्क्वायर बोल सकते हैं, फिर कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, फिर आगे 289 है। 289 किसका होता है बताओ? 17 का स्क्वायर है। तो ये इन दोनों के बीच में ही कुछ आएगा, मान लो 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। पहले तो स्क्वायर देखो, 289 से कम आएगा, 289 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही। ऐसे सीधा ही पता चल गया वैसे तो। नहीं तो क्या कर सकते हो आप, इनके बीच में कर लो 13 की स्क्वायर। तो 13 की स्क्वायर अपने अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर बोल सकते हो। तो ये अपना 169 उत्तर आ गया। क्वेश्चन 49 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या है, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ये दौड़ने ऊपर नीचे भागने, कक्षा में एक विद्यार्थी इधर से ऊपर नीचे हो तो उनका कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, ठीक है, ये बोल रहा है राम है ना श्याम से कम, इसका मतलब श्याम थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ रहा है, तो श्याम को ऊपर लिख दो, तेज़ वाले को ऊपर लिख दो और राम थोड़ा नीचे लिख दो। फिर आगे इंग्लिश वालों के लिए वैसे समझ में आ ही रहा होगा। श्याम है ना वो लाल जितना ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, जितना ही तेज़ है। ठीक है, श्याम है ना वो राम जितना ही है, नहीं श्याम है वो लाल जितना ही है। ओके, ये श्याम है ना, ये बोल रहा है कि लाल के लगभग बराबर ही है, तो इनको बराबर लिख दो। ठीक है, बराबर में है ये। किंतु टॉम से तेज दौड़ता है। जो श्याम है ना वो लाल जितना ही तेज है, किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, मतलब टॉम इन सबसे ऊपर है। ठीक है, अब पूछा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो टॉम दौड़ता है।
ऑप्शन सी। ऐसे लिख देना है कि जैसे जैसे बताए ऊपर नीचे लिखते जाना है, और जब लास्ट में छोटा वाला पूछे तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा, और ऊपर बड़ा वाला पूछे तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। इजी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ पढ़ते हैं। यदि कोर्स को एक कुट भाषा में ओ भाई क्या लिख दिया, तो उस कुट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो रही है। देखो COURSE को इसने क्या लिख दिया, ESRUOC। ओके, देखो लास्ट वाला डिजिट पहले, लेटर पहले लिख दिया, ये फिर लिख दिया। देखो उल्टा लिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो सेम चीज़ इसको भी आप उल्टा कर दो। उल्टा मतलब H पहले लिख दो, TAERB, HTA, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। आसान था, आर्मी के लेवल ऐसा ही आता है। एक इसमें में एक क्वेश्चन रह गया कि एक रिलेशन का क्वेश्चन आता है कि किसी की बुआ, किसी के पापा, किसी का कुछ लगता है तो वो क्या होगा, वो भी क्वेश्चन में कर लूँगा, अगले पेपर में ले लेंगे। चलिए, जय हिंद सभी को। अब बताइए स्कोर कितना हुआ। अगर आपका 36 से प्लस ज़्यादा, मतलब 36 से ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक तैयारी है। अगर आप 42 क्रॉस कर रहे हो, मतलब यू आर वेरी गुड। अगर आप 45 स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होना तय है, मतलब पेपर में तो होना है। फिजिकल तो आपका जैसा हुआ है वो आप पे है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का मॉडल पेपर उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और देखिए कितने यूट्यूबर्स, हम ट्राई कर लो, कोई भी कर लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस हो सकता है आप कि 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ऑनलाइन वगैरह कहीं से कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को अच्छे से पढ़ने की घर पे ज़रूरत है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुक लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, वो पढ़िए। हमारी बुक में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये PDF जो मैंने सोल्व किए, ये PDF आपको मिल जाएगी। तो हमारी बुक में आपको 35 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो बुक लीजिए। कोरोना में घर पे बैठ के PDF पढ़ो तो PDF पे बना रखिए। ठीक है, इजी था। तो ये इतना ही पैटर्न है मैथ्स का और रीजनिंग का जो मैंने सोल्व करा दिया। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया। और एक जो आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है वीडियो बनाने का, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।